हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। टुडे दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 3 है आज आपका। इसके पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था, मैटर की डेफिनेशन, मैटर के कुछ स्टेट्स और कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। आई होप आपने भी दोनों लेक्चर्स को अच्छी तरीके से वॉच किया होगा। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जाकर उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पर आइएगा। इस लेक्चर के अंदर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट, उसको डिस्कस करूँगा मैं आपसे। और कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ आपके लिए, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट से। कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार मार्क भी किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखते हैं इस टॉपिक को ध्यान से। टॉपिक में डेफिनेशन क्या है, टॉपिक में क्या कहा गया है, देखते हैं। इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। देखिए डेफिनेशन में क्या कहा है। डेफिनेशन वैसे तो बड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी सी है, लेकिन एक सिंपल अगर मैं आपको समराइज़ करूँ डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस है कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 केजी आइस ले लिया। अब मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ ध्यान से, तो ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल मैंने 1 केजी आइस ले लिया, 1 किलो बर्फ़ ले लिया। अब 1 किलो बर्फ़ को मैंने हीट दिया, मतलब उसको 1 किलो बर्फ़ को मैंने नीचे से हीट दिया। हीट देने के बाद जो आइस होगी वो फर्दर वाटर में चेंज हो जाएगी। आइस जो होगी यानी कि सॉलिड जो होगा वो फर्दर वाटर लिक्विड में बदल जाएगा। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, देखिए ये डेफिनेशन यहाँ से ध्यान से देखिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सिंपल सी ये वाली डेफिनेशन है, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी आप नहीं करोगे। आप सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन याद करना कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज़ रिक्वायर्ड to change 1 kilogram of a solid into liquid at its atmospheric pressure is called latent heat of fusion। सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये कह रही है कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि नीचे, आइस हैज़ अ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दैन वाटर। आइस के अंदर ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। आइस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बर्फ़ है, बर्फ़ 1 किलो बर्फ़ लिया, हीट पास कराई, बर्फ़ को पानी बन गई, बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। कब हुआ, जब मैंने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पास कराई। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure is called latent heat of fusion। आई होप आपकी ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 mole of a liquid into a gas at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of vaporization। ये डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1 मोल ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 मोल मेरे पास वाटर है, उसको मैंने हीट पास कराई, हीट पास कराने पे वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो मैंने हीट पास कराई, इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। और उसकी लास्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की आप डेफिनेशन यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाली याद करोगे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में आपका बेसिकली सिंपल सा ये था कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में सिंपल सा आपका ये है कि 1 मोल ऑफ अ लिक्विड को फर्दर गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका भी एक नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रीम हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैन बॉइलिंग वाटर।
बॉइलिंग वाटर जो होता है उबला हुआ पानी, उसके कंपैरिजन में स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होता है। आई होप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये दोनों कंसेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है इसने, वाई स्टीम कॉज सीवियर बर्न देन हॉट वाटर। क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि जो भाप होती है उससे अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो वो ज़्यादा डेंजरस क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। मतलब भाप से जलना ज़्यादा डेंजरस क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी से जलना। इसका आंसर होगा द स्टीम हैज़ मोर हीट देन वाटर। स्टीम के अंदर, भाप के अंदर पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट पाई जाती है। द हीट कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो हीट होती है ना, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की हीट होती है। डेट्स वाई स्टीम बर्न्स मोर देन हॉट वाटर। इसी वजह से कोई व्यक्ति अगर स्टीम से जलता है, भाप से जलता है, तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, वो ज़्यादा नुकसान, मतलब ज़्यादा, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। आगे चलते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे उसने बात की है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान से देखते हैं। द गैसेज हैव द मोस्ट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स एंड सॉलिड हैव द लीस्ट। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होता है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत कम होता है। लास्ट मैंने बताया था आपको। सो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड हैव द नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन देयर स्टेट इन चेंज। यानी कि सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इसी वजह से हम उन पर प्रेशर का इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल कर देते हैं, कि हम ये मान लेते हैं कि सॉलिड पर और लिक्विड पर प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ किस पर पड़ता है, गैसेस पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? इसीलिए पड़ता है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब स्पेस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो पार्टिकल्स आपस में प्रेशर लगाएंगे। तो इसी वजह से गैसेस के अंदर पार्टिकल्स के बीच प्रेशर होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, लेकिन ना तो सॉलिड में होता ना लिक्विड में होता भी है, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। आई होप आपके ये कंसेप्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने दे रखा है, ये रहा, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिक्रीज्ड एंड द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। उसने कहा है कि अगर हम गैस के प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, गैस के प्रेशर को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की वो कम हो जाती है, और इसी वजह से मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। देखिए इसने ये कहा है कि अगर हम प्रेशर को क्या करते, इंक्रीज़ कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं ध्यान से। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज़ करने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, एंड उसके स्पीड, मॉलिक्यूल की चलने की स्पीड भी कम हो जाएगी। सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज़ करते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड, मॉलिक्यूल की चलने की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है। आगे क्या कहा इसने, सो द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स कमिंग क्लोजर टू ईच अदर एंड डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। अब जब मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो कम हो गई, तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आने शुरू हो जाएंगे, और पास पास आने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पास पास आने शुरू हो जाएंगे और आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने लगेंगे। आई होप आपके इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे एक नोट पॉइंट दे रखा है इसने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमिना इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। ये जो फिनोमिना आपने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसका मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो एलपीजीज़ में और सीएनजीज़ में होता है। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर इनको यूज किया जाता है। They are a mixture of hydrocarbons which are filled in a small container at high pressure। ये जो होती है ना गैसेस, एलपीजी और सीएनजी, ये हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर्स होते हैं, और जो बहुत छोटे से कंटेनर के अंदर जिसको फिल किया जाता है हाई प्रेशर हाई करके छोटे से कंटेनर को के अंदर इनको फिल किया जाता है। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर एप्लीकेबल होता है। आई होप इफेक्ट ऑफ प्रेशर और उससे रिलेटेड ये नोट पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे इसने नेक्स्ट प्रोसेस बताई है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है?
इवेपोरेशन देखते हैं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट चेंजेस टू अ गैसेस स्टेट व्हेन इट इज हीटेड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन में उसने ये कहा है कि इवेपोरेशन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें कि लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। कोई भी टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर मतलब किसी भी टेम्परेचर पे जब हम लिक्विड स्टेट को हीट करते हैं तो वो फर्दर किस में चेंज हो जाती है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस तरीके से अफेक्ट करता है? द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया की इंक्रीज करते ही रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर ऑन द रोड ड्राइज अप क्विकली एज कम्पेयर टू द वाटर इन अ पोथ होल। पोथ होल का मतलब होता है गड्ढे वगैरह जो होते हैं। तो बेसिकली जो रोड, सड़क पर जो पानी होता है वो ज़्यादा जल्दी सूख जाता है एज़ कम्पेयर टू वो पानी जो गड्ढों वगैरह में होता है, क्योंकि सड़क का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हुई यानी कि सड़क पर जो पानी अगर कहीं गिर जाता है तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है, आपने देखा भी होगा, और गड्ढों वगैरह को नहीं सूख पाता। तो ये किसके कारण है? रेट ऑफ इवेपोरेशन के कारण है, और कहीं ना कहीं सरफेस एरिया अफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है? द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना जल्दी आप टेम्परेचर को मतलब जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी इंक्रीज होगी। इसका एक एग्जांपल आपने घरों में कॉमन देखा होगा, अपने होम्स में, अपने हाउसेस में देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब अगर आप गर्मियों के मौसम में जो गीले कपड़े होते हैं उसको आप छत पर सुखाने जाते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, देखा होगा ना आपने। तो ये वही है कि कहीं ना कहीं रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे अफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर के इंक्रीज करते रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो गया। एग्जाम्पल इसका वही दे रखा है कि वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन द हॉट समर दैन इन विंटर। सर्दियों में गीले कपड़े जो होते हैं वो कम मतलब बहुत देर से सूख पाते हैं, ठीक है। सर्दियों में धूप नहीं आती, लेकिन अगर धूप आती भी है तो बहुत देर में सूख पाते हैं। लेकिन गर्मियों में अगर आप गीले कपड़ों को धूप में डाल दोगे ना तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट फैक्टर होता है विंड स्पीड। विंड स्पीड किस तरीके से अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को? द इंक्रीज इन विंड स्पीड विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड स्पीड के इंक्रीज होते ही रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वेट हेयर ड्राइज क्विकली व्हेन यू ब्लो ड्राई इट। जो गीले बाल होते हैं उनको जैसे कि बालों पे जब आप ब्लो ड्राई करते हो तो वे जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो स्पीड होती है विंड की, हवा की, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है इवेपोरेशन के रेट को। जो गीले बाल होते हैं ना वो सूख जाते हैं जब उस पर हवा मतलब जब आप ब्लो ड्राई करते हो ना, ड्रायर से आप अपने बाल सुखाते हो। देखा होगा आपने कि ड्रायर से आप बाल अपने जब सुखाते हो तो ड्रायर चलाते ही एकदम बाल सूख जाते हैं। तो वो किसके कारण हुआ? वो इसके कारण हुआ क्योंकि विंड स्पीड जो होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या है? द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते ही रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। अब तक आपने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। उन तीनों में आपने देखा था कि अगर आप उन तीनों को इंक्रीज़ करोगे, मतलब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे और विंड स्पीड को इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन ह्यूमिडिटी एक अकेला ऐसा फैक्टर है जिसको आप इंक्रीज़ करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को कहते हैं नमी। फॉर एग्जांपल दे रखा है इसने, ड्राइंग योर वेट क्लोथ्स ऑन अ योर हॉट ह्यूमिड डे टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई देन ऑन अ हॉट ड्राई डे। कि गीले कपड़ों को सुखाने में हॉट ह्यूमिड डे में अगर आप गीले कपड़ों को सुखाओगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में समय कम लगता है अगर आप गीले कपड़ों को सुखाएंगे, और हॉट ह्यूमिड डे में समय ज़्यादा लगता है।
आई होप इवेपोरेशन क्या होता है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। 4 फैक्टर्स आपको बेसिक से याद रखने हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। बस 3 में आप ये याद रखोगे कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, इन तीनों में टेम्परेचर इन तीनों को इंक्रीज़ करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो रहा था, और अकेला ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसको इंक्रीज़ करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन सिर्फ डिक्रीज़ होगा, और इनका एक एक एग्जांपल आप याद रखेंगे। सो आई होप आपके इवेपोरेशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखते हैं। सो फाइनली हम चैप्टर की एंडिंग पे आ चुके हैं और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, कूलिंग इफेक्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूलिंग इफेक्ट, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ठंडा इफेक्ट, मतलब कूलिंग इफेक्ट हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड नीड सर्टेन एनर्जी, लिक्विड के पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टेक्स दिस एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेक द सराउंडिंग कूलर। लिक्विड के पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वे क्या करते हैं, वे आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं और आसपास के सराउंडिंग को कूलर, ठंडा कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन। इसी चीज़ को कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन कहा जाता है। कुछ भी नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वे अपने आसपास सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं, बदले में उनको कूलिंग कर देते हैं, आसपास के सराउंडिंग को कूल कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन कहा जाता है। आगे नीचे इसका एक कॉमन एप्लीकेशन दे रखा है कि द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग इफेक्ट इज पर्सपिरेशन। कूलिंग इफेक्ट जो है वो मेनली पर्सपिरेशन में एप्लीकेबल होता है। अब ये पर्सपिरेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेनली आप समर सीजन्स में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना। आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनिए, उससे कहा जाता है कि उससे गर्मी कम लगती है, सुना भी होगा आपने। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कॉटन जो होता है वो स्वेट्स को ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो इसीलिए आपको गर्मी कम लगती है। कॉटन क्लॉथ्स रिकमेंड किए जाते हैं आपको कि आप गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहने, उससे आपको गर्मी भी कम लगती है और आपका जो स्वेट है वो इजीली अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो यही इसका एक एप्लीकेबल है। ये एग्जांपल दे रखा है इसका, नीचे सेम वही दे रखा है कि बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर एज कॉटन अब्जॉर्ब स्वेट क्विकली। वही जैसे कि मैंने बताया कि कॉटन स्वेट को, यानी कि पसीने को ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एक्सपोज दैम टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईजी एवेपोरेशन। और वो जो पसीना है ना आपका, वो पसीना एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, जिससे कि वो फर्दर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ एंडिंग करते हैं। क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है। क्वेश्चन में कहा है कि एक्सप्लेन वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। कि जो डेजर्ट होता है, जो रेगिस्तान होता है, वो ज़्यादा ठंडा क्यों होता है, ऑन अ हॉट ड्राई डे। गर्मियों के दिनों में वो ज़्यादा ठंडा क्यों होता है, इसका रीज़न आपको लिखना है। एंड आपका होमवर्क है, डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ एंड वॉच बोथ द लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर। आपको ये क्वेश्चन करना है खुद से, और इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इस लेक्चर से पहले के 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कराए हैं आपके, तो उन दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। उसके बाद आपको ये 3rd लेक्चर वॉच करना है और इस होमवर्क क्वेश्चन को करना है। आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने क्लियर किया होगा, एंड मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स दिए इस चैप्टर को समझाने में, आपने भी फुल एफर्ट्स से इस चैप्टर को समझा होगा। एंड आगे चलते हैं, आगे कुछ MCQs क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ MCQs क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। चलिए बात करते हैं MCQs क्वेश्चंस की। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 10 MCQs क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो ये क्वेश्चंस है आपके, बहुत ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चंस को। जितना मैंने आपको कवर कराया तीनों लेक्चर्स में, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो नोट्स में ना हो, नोट्स में से ही है ये क्वेश्चन सारे आपके। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से सबसे छोटी यूनिट ऑफ मैटर कौन सी है, मतलब मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है। इसका आंसर तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का सबसे बेसिक यूनिट यही पढ़ते हो केमिस्ट्री में, इसी चीज़ की शुरुआत करते हो आप। क्या होती है, एटम। यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर इज एटम। नेक्स्ट,
द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। ये भी नोट्स में ये आपके बताया था मैंने, एक प्रोसेस बताई थी मैंने आपको, मेल्टिंग। मेल्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक वो प्रोसेस होती है जिसमें कि सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? मेल्टिंग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस इज कॉल्ड। ये भी मैंने आपको बताया था कि वो टेम्परेचर जिसमें कि सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से फर्दर गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो टेम्परेचर कौन सा होता है? बॉइलिंग पॉइंट। यस, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर एक स्टेट होती है जिसमें कि एक सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से फर्दर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप गैस के ऊपर पानी को रखोगे, पानी को रखने के बाद वो उबलना शुरू हो जाएगा, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कि लिक्विड जो है फर्दर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस स्टेट इज कॉल्ड। ये भी मैंने आपको बताया था कि वो प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वे सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में से है। ठीक है, ये नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर अप करा रखे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड। गैस फर्दर लिक्विड में चेंज हो रही है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ अ सब्सटेंस एब्जॉर्बिंग हीट एंड चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। अब ये थोड़ा क्वेश्चन है दिमाग वाला, इसको ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि वो फिनोमिना जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है सब्सटेंस में और वो हीट जो है ना फर्दर वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है, मतलब सब्सटेंस लिक्विड से गैस में चेंज होगा और हीट एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से समझेंगे कि सब्सटेंस जो है क्या कर रहा है? लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। फर्दर इनिशियली लिक्विड में था, अब चेंज होकर किस में आ गया? गैस में आ गया और हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम कहते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन में कहा है इसने, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे आपको बताना चाहिए, आपको खुद ही पता होगा, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है इसने कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी, बताइए आप, सोचिए। केल्विन। यस, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन होगी। और आप ये बात याद रखोगे कि हमारी जो फिजिकल जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो हमेशा हम उनको एसआई यूनिट्स में ही लेते हैं। जैसे टेम्परेचर की केल्विन, लेंथ की मीटर, ठीक है, और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी कैंडेला होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। इस तरीके से 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, हाँ, ये नोट्स में मैंने आपको टॉपिक नहीं कराया था, ठीक है, आई थिंक नहीं कराया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में नहीं बताया था मैंने आपको। तो फिजिकल चेंज में आपको बता देता हूँ। फिजिकल चेंज एक वो चेंज होता है जिसमें कि सब्सटेंस जो है वो फिजिकली अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है। ए फिजिकल चेंज इज अ सच टाइप ऑफ चेंज इन विच द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फिजिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है। और केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कि मैटर का कंपोजिशन केमिकली चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसने यही कहा है कि इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है, नॉट यूज्ड किया है इसने कि इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इनमें से एक फिजिकल चेंज नहीं है क्योंकि ये केमिकल चेंज है, बाकी सब फिजिकल चेंज है। आगे बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बगैर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, ये भी मैंने आपको बताया था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, फ्रोस्ट लीव्स का आई थिंक मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये प्रोसेस समझाई थी कि इस प्रोसेस में जो गैस है ना वो फर्दर किस में कन्वर्ट होती है? सॉलिड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती डायरेक्टली। गैस गैस है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड जो है वो फर्दर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए,
फ्रीजिंग सिंपल सा है, बताया था मैंने आपको कि पानी को आप फ्रीज़र के अंदर रख दोगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। क्या है, क्या हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है। सो इट इज़ एन क्या कौन सी प्रोसेस है ये, फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ सॉलिड। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। चैप्टर के सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी मैटर के बारे में, डेफिनेशन ऑफ मैटर और कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने आपको मैटर की। लेक्चर नंबर सेकंड में मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपको बताया था। और आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, वेपराइजेशन, और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ साथ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये तीनों लेक्चर्स आप अगर अच्छी तरीके से वॉच कर लोगे तो आपके चैप्टर 100% 100% आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपकी आज का लेक्चर भी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। एंड मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने अभी तक लास्ट मेरे 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, उसके बाद ही आपके आज का लेक्चर समझ में आ पाएगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।